Hello everyone, welcome back. Today we are going to cover a very interesting chapter number 6 जिसका नाम है Poets and Pancakes by Asoka Mitran. इस चैप्टर का नाम ही जो टाइटल है वो ही थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर चैप्टर्स. दिस इज अ वेरी लाइट चैप्टर, बहुत सारा ह्यूमर है इसमें एंड देर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट थिंग्स और अबाउट इवेंट्स. तो हम वो सारी डिटेल्स एक एक करके कवर करेंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइटल फर्स्ट, सो द स्टार्टिंग ऑफ विद द टाइटल जो कि है पोएट्स एंड पैनकेक्स. अब इस टाइटल का और इस चैप्टर का एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, बट दीज टू टर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर. अब इसकी रेलेवेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कि कोई कनेक्शन नहीं है टाइटल और चैप्टर में, बट ये जो दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म दैट इज पोएट्स, तो ये ऑथर जो है अशोका मित्रन, इन्होंने जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया है पूरे के पूरे चैप्टर में, इट्स अ पार्ट ऑफ वन ऑफ हिज बुक, एक एक्सर्प्ट है उनकी ही बुक का. एंड उसी की डिस्क्रिप्शन में बहुत बार पोएट्स की बारे में बात करी जा रही है, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पोएट्स के साथ काम करा है, खुद भी वो लिखते थे एंड उन्होंने साथ ही अपने पूरे करियर में बहुत सारे पोएट्स को जाना है, उनके साथ में काम करा है. एंड दिस वर्ड पैनकेक्स, पैनकेक्स कुछ नहीं, बस एक कंपनी का नाम है जो कि जिस जगह पे वो काम करते थे, विच इज जेमिनी स्टूडियोज, उस कंपनी में ये कंपनी पैनकेक्स के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करे जाते थे. सो ऑल इन ऑल इफ वी से, इस पूरे टाइटल का कोई कनेक्शन नहीं है, बट देन दिस इज द रेलेवेंस जो मैंने आपको अभी समझाई. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ऑथर, अभी हमने बात करी टाइटल की, अब हम बात करते हैं ऑथर की. ऑथर जैसा कि मैंने आपको बताया इज अशोका मित्रन. आई विल जस्ट रीड आउट जो हमें बुक में ही गिवन है, which says he is a Tamil writer and recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. सो ये जो जेमिनी स्टूडियोज है ये फिल्म्स प्रोड्यूस करते थे, इट वाज अ प्रोडक्शन हाउस. एंड हमारे जो ऑथर है इस चैप्टर के अशोका मित्रन, वो भी वहीं पे काम करते थे. नाउ दिस जो चैप्टर है, दिस इज एन एक्सर्प्ट आउट ऑफ हिज बुक कॉल्ड माई इयर्स विद बॉस. यहाँ पे जो बॉस है, ये बॉस उनके एक्चुअल में बॉस जो थे वहां पर जेमिनी स्टूडियोज पे, उनसे रिलेटेड उन्होंने इसमें कहानी लिखी है कि वो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. सो विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट of life in India. So in his book he writes about influence of movies on every aspect of life in India. Now further if we read, it is one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. Its founder was S.S. Vasan. Now this founder S.S. Vasan was also referred to in the chapter as boss. जो उन्होंने यहाँ पे टाइटल दिया है My Years with Boss. Here this boss is no one but S.S. Vasan only. Okay. Next if we read ahead, the duty of Asoka Mitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Many of these had to be written out by hand. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with the Boss. This I have already told you कि ये उसी बुक का एक एक्सर्प्ट है. एंड नाउ अशोका मित्रन ने क्या अपने बारे में कुछ हमें बताया है यहाँ पर. सो ही वॉज वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियोज. जेमिनी स्टूडियो क्या था, एक प्रोडक्शन हाउस था. एंड साथ ही
वो वहां पर जिस चीज का काम करते थे दैट वाज टू कट आउट सम न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड उनको क्लिपिंग्स को वो फाइल्स में सेव करते थे या रिकॉर्ड करते थे। अब सुनने में तो ऐसा ही लगता है बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट काम है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी काम की वजह से वो जेमिनी स्टूडियोज में सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब हर चीज की जानकारी रखने वाले वो इंसान थे, हमारे ऑथर अशोका मित्रन। एंड उनके बॉस जो है एस वासन, वो अपने बॉस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। सो उनका उनके बॉस और उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड भी था। एंड यहाँ पर भी हमने जैसा देखा कि जो उनका काम था विच वॉज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन फिर भी उन्हें अपना काम बहुत ज्यादा पसंद था। ओके, इफ वी रीड अहेड, now let me come to the theme. We have discussed about the title, we have discussed about the author. Now let me talk about the theme. Okay, in this chapter the author has described everything in a very chatty way. Everything is very descriptive, all the incidents, मतलब बहुत easily move on हो रहा है chapter, बहुत flow में, ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ सीरियस है इस चैप्टर में, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूमरस चैप्टर। बहुत ही ह्यूमरस वे में ऑथर ने हमें चीज़ों के बारे में बताया है या उनको डिस्क्राइब करा है। सो ऑल्सो हियर द ऑथर एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। कैसे एक वर्क प्लेस पे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कुछ ऐसे लोगों से जो जो बॉस है या जो भी आपका टॉप लेवल का पोजीशन होल्डर है उसके साथ जो सबसे ज्यादा मिंगल करता है या जो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी एम्प्लॉयज को अक्सर उस पर्सन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वी कैन से जेलसी होती है। नाउ इन दिस चैप्टर ऑल्सो, जैसा कि हमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ऑथर की, द ऑथर इज जस्ट रिकलेक्टिंग और वी कैन से रिकाउंटिंग अबाउट हिज लाइफ एट जेमिनी स्टूडियो। उनकी जो लाइफ थी, उनकी वर्क लाइफ थी जेमिनी स्टूडियो पे जहाँ वो काम करते थे, उस लाइफ के बारे में उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करा है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हमें बताया है। एंड साथ ही उन्होंने इसको बहुत ही फनी तरीके से बताया है। बट ओनली थिंग टू रिमेंबर इज द डिटेल्स, जो कि हम बहुत इजीली अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट थिंग अगेन आई वुड से इमोशंस के साथ काफ़ी इमोशंस का काफ़ी यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, एज इन रेफरेंस टू इमोशंस, मतलब किसको किसी से फॉन्डनेस है या किसी से जेलसी है, किसी से हेट्रेड है, ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं एक कॉमन वर्क प्लेस में। अगर हम देखें कोई भी ऑफिस में, किसी भी जगह जहाँ पर एक पूरी टीम काम करती है, जहाँ पे हायरार्की होती है, ऐसी एक जगह पर, ऐसे एक ऑफिस में अक्सर ऐसे लोगों को, कुछ लोगों से प्रॉब्लम होने लगती है जस्ट बिकॉज even if they are good, even if they are good, still some people don't like such people who have close relations with the senior or with the boss. Okay, ये हमने बात करी हमारी थीम की, एंड साथ ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये चैप्टर किस तरह फ्रेम्ड है। सो द स्टाइलिंग ऑफ दिस चैप्टर और द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी कोहेरेंट। बहुत ही स्विफ्टली ट्रांजिशन हुआ है, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, दूसरी से तीसरी की तरफ। बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, उनकी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी गई है। जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे अशोका मित्रन के करियर के या उस जेमिनी स्टूडियोज के, उन सब हाइलाइट्स के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया गया है। सो अगेन द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन यूज्ड इज वेरी वर्बोस, मतलब बहुत लेंदी चैप्टर है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन पार्ट की, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करा गया है चीज़ों को। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन जो है, जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, शुरुआत से ही बहुत रैंडमली चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि उन्होंने सिंपल अपने मेकअप स्टूडियो, जो उनके प्रोडक्शन हाउस में मेकअप स्टूडियोज होते हैं, उस मेकअप स्टूडियो के बारे में भी हमें बताया है।
वहाँ के शीशे कैसे हैं, वहाँ की लाइटिंग कैसी है, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रैंडम। ऐसी चीजों का इस चैप्टर में कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑथर ने उन सब चीजों के बारे में बात करी है, एंड बात ही नहीं, उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है. दैट इज वाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी लाइट चैप्टर ऑल इन ऑल. द ओनली थिंग दैट मेक्स इट अ बिट बिट टफ इज द डिटेलिंग पार्ट. जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं चैप्टर में, वो याद करना एक थोड़ा सा टास्क होगा या चैलेंज होगा हमारे लिए. बट वी आर गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू. एंड कुछ नरेटर ने अपने जो कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया है, हम उनके बारे में एक बार जान लेते हैं. इवन दो बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज किया के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, स्टिल देर इज दैट कोहेरेंस इज मेंटेन्ड. जो मेन बात अशोकामित्रन करना चाहते हैं, वो बात से वो हटते नहीं है. कुछ भी हो जाए, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन आई, सेकेंड इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन आई, लेकिन फिर ही कम्स बैक टू द मेन थिंग, मेन टॉपिक. साथ ही एक और चीज जिसका हमने इस्तेमाल करा है अशोकामित्र ने, इज द ह्यूमर. ह्यूमर उन्होंने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करा है. दैट ही हैज मेड श्योर कि उन्होंने किसी के भी बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्शन जो भी दी है, ही इज डन इट इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर, कि आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं. ही इज जस्ट टेलिंग अस थिंग्स इन अ वेरी लाइट एंड ह्यूमरस वे, and he does not have any ill will towards anyone. So all the characters in the chapter have been described in such a way that it would make us laugh. So that is about the, the background of the chapter. One more thing that I have missed on is a little reference to communism जो इस चैप्टर में हुआ है. ये उस टाइम की बात है जब पार्टीशन की टाइम की बात है, या जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब की बात, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम की बात है. तो उस टाइम में बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट थे, या कम्युनिज्म से बाहर आ रहे थे, या कम्युनिस्ट बन रहे थे. तो उसका भी बीच में चैप्टर में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है. एंड ओवरऑल अशोकामित्रन इज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, बिकॉज एज आई सेड, उन्होंने किसी के भी बारे में इल विल से नहीं डिस्क्राइब करा. इट्स जस्ट हिज पर्सपेक्टिव दैट ही हैज शेयर्ड इन अ वेरी ह्यूमरस वे. Okay, now I am going to, okay, now we have also talked about the humor that has been used. Now if I say कि क्या क्या इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें याद करनी है, या टॉपिक वाइज वी आर गोइंग टू cover the details that are mentioned in this chapter. Okay, starting off, let's just start off reading the chapter. फिर मैं साथ साथ आपको point wise I'll just note down the important highlights. So we are at page 56. This is chapter number 6, Poets and Pancakes. Pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vijanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. The makeup department of the Gemini Studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. So जो ये नाम दिए गए हैं कुछ हमें चैप्टर के स्टार्ट में ही, सो दिस female Greta Garbo was a Swedish American actress during 90s and 1920s and 1930s. She was renowned as one of the most beautiful women. उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले इसी अपनी उनके करियर में, उनके वर्क के लिए. एंड वैजंती वाला इंडियन एक्ट्रेस है हमारी, हम सब उनको अच्छे से जानते हैं. अगेन ये जो बात बताई जा रही है कि पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल. सो क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस है, तो प्रोडक्शन हाउस है जहां पर मूवीज
प्रोड्यूस होती हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है मेकअप स्टूडियो या मेकअप रूम का होना तो ज़रूरी है वहाँ पर। अब बताया जा रहा है कि वो मेकअप कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का यूज़ करते थे। सो वो लोग इतने हीप्स ऑफ मेकअप यूज़ करते थे या हीप्स ऑफ मेकअप खरीदते थे ऑफ दिस कंपनी पैनकेक। एंड यही मेकअप ये जो सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उनके उनके फेस पर यूज़ किया जाता था। अब बात करी जा रही है सबसे पहले अगर हम देखें तो मेकअप डिपार्टमेंट की। यहाँ पे हमने पढ़ा द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेकअप स्टूडियो, आप इसे एज इट इज नोट करते जा सकते हैं बिकॉज दिस विल दिस विल बी लाइक नोट्स फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। ओके, अब आपको याद जो जो चीजें करनी होंगी या फिर यू शुड जस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स कि मेकअप स्टूडियो के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया है मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग that was believed to have been Robert Clive's stables. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. सो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया गया है। सो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने ज़्यादा मोबाइल पर्सन थे, कितना इधर उधर घूमते थे बिकॉज ऑफ मतलब उनकी बहुत से रेसिडेंसेस रह चुके हैं एंड बहुत थोड़े पीरियड के लिए उन्होंने मद्रास सिटी में स्टे करा था। एंड साथ ही बताया गया है कि उन्होंने किससे शादी करी थी इन सेंट मैरीज चर्च इन दिस फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। सो दैट्स जस्ट इट। हमें जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जिसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है, बट देन अगेन ऑथर ने अपने फीलिंग्स और अपना जो भी उनका रिकाउंट करा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उनकी वर्क प्लेस पे, उस सब चीज़ों को उन्होंने इस चैप्टर की फॉर्म में हमें दिया गया है। सो द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। नाउ अगेन वी कम बैक टू दिस मेकअप स्टूडियो वाला पार्ट कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। मेकअप स्टूडियो का लुक कैसा था? उसका लुक था एक हेयर कटिंग सैलून की तरह विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। जैसे हम अपने हेयर कट के लिए जाते हैं, हेयर स्पा के लिए जाते हैं मेकअप हेयर सैलून में, वहां पर जैसे लाइन से मिरर्स 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 होते हैं, सब मिरर्स पे इंडिविजुअल लाइट्स होती हैं अलग अलग एंगल्स पे, सो दैट यू नो वी द लाइट फॉल्स एग्जैक्टली ऑन आवर फेस एंड ऑन आवर हेयर। वैसा ही कुछ सिनेरियो था जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप स्टूडियो का। तो वहां की डिस्क्रिप्शन सारी अब हमें दी गई है। There were dozen large mirrors, lights were at all angles. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Of those subjected to makeup का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ ओके सो इस मेकअप स्टूडियो में हमने देखा कि इनकैंडेसेंट लाइट्स थी। इनकैंडेसेंट लाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एमिट करती हैं। मतलब पहले, अब तो सारी एलईडी लाइट्स आ गई हैं बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो लाइट्स होती थी उन वो हीट की वजह से जलती थी या फिर जब जलती थी तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती थी, उनमें से बहुत ज़्यादा हीट एमिट होती थी। सो उन हीट की वजह से यहाँ पे ये टर्म यूज करी गई है एक फियरी मिजरी।
सो उनके लिए एक मिजरी क्यों थी, जो सारे आर्टिस्ट थे जिनके ऊपर मेकअप होता था, जो मेकअप स्टूडियो में बैठकर घंटों मेकअप करवाते थे अपना, उनके लिए एक मिजरी होती थी क्योंकि इतना गर्म हो जाता होगा रूम, या इतने सारे लोग उनके आसपास होते होंगे जो उनके मेकअप के लिए, कोई हेयर कर रहा है, कोई उनके नेल्स पॉलिश कर रहा है, कोई उनके पैरों पे कुछ कर रहा है, या कोई उनके मेकअप कर रहा है, अलग अलग लोग. So that would have been a fiery misery. कितने लोग and already heat जो generate होती होगी because of all those lights, उस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि fiery misery थी of those subjected to makeup. Okay. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. So पहले जो मेकअप स्टूडियो था वो कौन हेड करता था? एक बंगाली हेड करता था. अब बंगाली जो था बंगाली को लगा कि वो बहुत बड़ा हो चुका है फॉर अ मेकअप स्टूडियो, तो इसीलिए उन्होंने बंगाली ने ही लेफ्ट दैट जॉब एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन who was assisted by Dharwar Kannadiga and an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. तो ये इतनी बड़ी उनकी जो टीम थी, इतने सारे लोग थे, एंड इफ यू रियलाइज बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी बताई गई है कि कितने डाइवर्स लोग थे उनकी एक छोटी सी मेकअप टीम में. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. So पहले क्या होता था? AIR क्या है यहाँ पर? ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो पहले, बहुत पहले ज़माने में, या 1920s 1930s के टाइम पर कुछ ऐसे शोज उन्होंने लॉन्च करे, या कुछ ऐसे शोज वो रन करते थे जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट हो इंडिया में. बताया जा रहा है, ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि इतने टाइम पहले से ही जेमिनी स्टूडियोज में ऑलरेडी इतने डाइवर्स कल्चर्स के लोग इकट्ठे मिलकर एज अ टीम वर्क कर रहे थे. So again, this thing you can just note down as one of the key points जो हम याद रख सकते हैं when we are talking about the first part or the first important highlight of the chapter, which is the makeup studio. कि already वहाँ पर national integration थी because of the diverse members of the team. Now if we read ahead, all this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. So this gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. So we see how ह्यूमरसली ऑथर ने डिस्क्राइब करा है कि मेकअप की जगह उन्हें यूजुअली क्या होता है, आयरनी क्या है यहाँ पर, यूजुअली जब हम लोग मेकअप करते हैं तो पीपल आर सपोज टू लुक ब्यूटिफुल और मोर ब्यूटिफुल. हियर ही सेइंग कि वो मेकअप करके उनको एक हिडियस लुकिंग क्रिम्जन कलर का कुछ मॉन्स्टर बना देते थे, मतलब बहुत ही अगली लुकिंग एक मॉन्स्टर बना देते थे. सो वैसे इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू गिव रेफरेंस टू द पर्टिकुलर कैरेक्टर. अगर एक कैरेक्टर, कोई आर्टिस्ट एक मॉन्स्टर का या कोई अगली लुकिंग पर्सन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसका मेकअप भी अकॉर्डिंगली ही होगा. दैट इज वाई ही इज जस्ट रेफरिंग, टेलिंग इट अस इन अ वेरी फनी वे कि कैसे वो मेकअप, और he uses this word truckloads of pancake, मतलब इतना मेकअप लगाते थे उन आर्टिस्ट के ऊपर कि वो मेकअप लगाकर उनको एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते थे, मॉन्स्टर लुकिंग पर्सन में. अलॉन्ग विद मेनी पोशंस एंड लोशंस, जो भी क्रीम्स होती हैं उनको यहाँ पर पोशंस एंड लोशंस, क्रीम्स एंड परफ्यूम्स एंड व्हाट नॉट, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठे करके उन्होंने बताया है. एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस. So those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors.
I suppose the set and studio lights needed the girls and boys to be look ugly in order to look presentable in the movie. He says कि उनको ugly इसीलिए बनाते थे क्योंकि जब उनके ऊपर ऐसे लाइट्स वगैरह पड़ती थी तो उसके बाद वो मूवी के लिए प्रेजेंटेबल बनते थे. Okay, let's read ahead. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly, his senior assistant the second hero and the heroine, the junior assistant the main comedian, and so forth. The players who played the crowd were even responsibility of the office boy. तो वो क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे जो मेकअप रूम भी है वहां पर आर्टिस्ट की रैंक वाइज उनको मेकअप आर्टिस्ट अपनी रैंक वाइज उनका मेकअप करते थे. मतलब जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट है वो जो मेन हीरो है उसका मेकअप करेगा, लेकिन ऑथर ने क्या यूज करा है कि वो उसको अगली बनाता था. फिर उसका असिस्टेंट या उसके नीचे अंडर जो पोजीशन में था वो उनके हीरो के साथ जो सेकंड हीरो होता है उसको अगली बनाता था, एंड जूनियर असिस्टेंट वो मेन कॉमेडियन को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. So we see in the movies कि काफी सारे सीन्स में एक क्राउड भी होता है जो चल रहा होता है. सो दैट क्राउड वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है उस शॉट की, उसमें जो क्राउड है वो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. So we see here that even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. So can we imagine the level of the their department कि कितना high level है कि कैसे makeup department के अंदर ही इतने hierarchies हैं, उसका अपना office boy है. So I think that was it about this part of makeup studio. इसमें now you should be well aware of everything that has been described कि कैसे वो कहाँ पे situated था. मेकअप स्टूडियो में पहले हेड कौन कर रहा था, pancakes that they used to use the products of pancake brand, and कैसे वहाँ पर इतनी सारे mirrors and lights थी, along with this कि कैसे वहाँ पर hierarchy थी of the makeup artists, and yeah, all these points you should remember. एंड कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी उस टीम में इतनी डाइवर्स टीम थी कि ऑलरेडी वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन हो रही थी. दे वर ऑल वर्किंग टुगेदर एज वन टीम. ओके, देन वी आर गोइंग टू रीड अहेड. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. So we see कैसे वो बता रहे हैं कि कैसे वेसल्स में बहुत बड़े बड़े बर्तन में या किसी भी एक बड़े से कंटेनर में वो पेंट पूरा, या ही इज रेफरिंग टू हियर इट एज पेंट, बट एक्चुअली में बात मेकअप की हो रही कि कैसे वो उसको पूरा मिक्स करता था उस बड़े कंटेनर में, क्योंकि क्राउड का नंबर ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो उन सबको फिर उनके फेस पे वो पेंट स्लैप करता था, मतलब ब्रश से पहले इधर मारता था फिर उधर मारता था. दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस. See how in a very subtle way the author is including these small descriptions in a very humorous way. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. उनका एम या मोटिव क्या होता था कि वो ऐसे उसके पेंट को स्लैप करे एक पर्सन के फेस पे कि एक भी पोर स्किप ना हो जाए, सारे पोर्स जो हैं आपके फेस पे सारे पोर्स पेंट से कवर हो जाए. He wasn't exactly excuse me, he wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. Now we get to know the reference of the टाइटल में जो पोएट वर्ड का यूज हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ऑथर ने बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताया है जो अपने में ही एक आर्टिस्ट थे या पोएट थे.
ये मेकअप आर्टिस्ट जो है, जो क्राउड का मेकअप करता है, वो खुद ही एक पोएट था. ही केम और जॉइंड जेमिनी स्टूडियोज विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर. बट ही एंडेड अप गेटिंग व्हाट? ही एंडेड अप बिकमिंग अ मेकअप an office boy, not even a makeup artist, an office boy in the makeup department. Okay, in those days I worked in a cubicle. Okay, now comes the second important highlight जो है हमारा, वो है cubicle, या फिर हम कह सकते हैं वर्क प्लेस ऑफ ऑथर. बट मोस्टली क्यूबिकल वर्ड ही यूज हुआ है इस चैप्टर में, तो हम भी क्यूबिकल वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे. So in those days I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. So he tells us about the place where he used to work, जो ऑफिस में उनके लिए कौन सा कैबिन था या कौन सा क्यूबिकल था, अब उसके बारे में बात हो रही है. Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in day out, most people thought I was doing next to nothing. It is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. So now the author is telling us about himself. अभी तक वो और चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे, आसपास की चीज़ों के बारे में बता रहे थे हमें, बट अब जाकर वो हमें बता रहे हैं अपने बारे में या अपने वर्क प्लेस के बारे में, अपने क्यूबिकल के बारे में. सो ही टेल्स अस कि उनको ऑफिस में या जेमिनी स्टूडियो में एक क्यूबिकल दिया गया था. क्यूबिकल इज अ स्मॉल पोर्शन, जो एक एनक्लोज पोर्शन होता है, जहाँ पर उनके लिए एक टेबल सेटअप पूरा था, टेबल चेयर. तो वो बताते हैं कि वो अपने डेस्क पर बैठकर, अपनी चेयर पे बैठ के, अगर बाहर से कोई देखे, फ्रेंच विंडोज मतलब बड़ी बड़ी विंडोज थी जहां से कोई भी अंदर देख सकता था कि अंदर बैठा हुआ इंसान क्या काम कर रहा है. सब लोग बाहर से यही देखते थे कि अशोका मित्रन जो है वो न्यूज़पेपर को कट कर रहे हैं, कटिंग टीयरिंग ये सब चल रहा है अंदर. तो सबको लगता था दैट व्हाट इज ही डूइंग, दैट ये काम क्यों कर रहा है, या व्हाई इज ही वेस्टिंग सो मच टाइम. तो सबके लिए यही लगता था कि बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट वर्क है, या फिर वो जो काम कर रहे हैं ही इज जस्ट नॉट ही इज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव. That is why it is written, so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो कोई भी ऐसा इंसान जिसे लगता था कि अरे ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, वो उनके क्यूबिकल में सीधा अंदर घुसकर उनको लेक्चर देते थे. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. So अब क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं, कुछ भी इशू होता है उनको वर्क प्लेस पे, या फिर किसी से वो ज्यादा गुस्सा होते हैं, या किसी से उनको प्रॉब्लम होती है, तो दे टेंड टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, या जो भी उनका थॉट है, जो भी उनके दिमाग में उस टाइम आता है, दे टेंड टू डिस्कस इट विथ समवन. अब इस केस में अशोका मित्रन अपने क्यूबिकल में है, एंड वो जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का, जिसके बारे में ऊपर बात हुई थी, वो ऑफिस बॉय उनके क्यूबिकल में आता है. और अब ऑथर क्या कहते हैं, ही द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. So he says कि मेरे को उसने एनलाइटन करा या जानकारी दी कि कैसे इस जगह पर, इस कंपनी में इतना टैलेंट जो है वो वेस्ट जा रहा है. ठीक है, दैट दे आर अलाउइंग इट टू गो टू वेस्ट, कि इतना टैलेंट है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics.
ताकि वाई डिड द ऑथर से दिस, ऑथर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑफिस बॉय आकर उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो आसपास की, कि उन्हें जितनी दिक्कतें होती हैं वो आकर अशोका मित्रन से डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी सारी वो बातें नहीं सुननी थी, तो वो होप करते हैं कि काश एक और क्राउड शूट आ जाए जिसमें बहुत सारा क्राउड हो, ताकि ये ऑफिस बॉय बिजी हो जाए उनके फेस पेंटिंग में या उनकी मेकअप करने में। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotamangalam Subbu. Subbu. Okay. Now we have moved on to the third aspect. हमने देखा क्यूबिकल के बारे में, हमने क्या क्या देखा? क्यूबिकल के बारे में हमने ये सब देखा। सबसे पहले तो जो है कि वो फ्रेंच विंडोज थी, वो हमारे ऑथर का वर्क प्लेस थी, वहां पर वो बैठकर अपनी पेपर टीयरिंग एंड कटिंग जो भी उनका काम था वो करते थे। एंड साथ ही जो ऑफिस बॉय है वो आकर कैसे उनको आकर अपनी प्रॉब्लम सारी डिस्कस करता है या उनको लेक्चर देता है, एनलाइटनमेंट देता है। In all first instance, okay, this I have read. Now we are being the chapter talks about this person called Subbu. कोठामंगलम सुबु और सुबु इन शॉर्ट, तो हम भी सुबु के नाम से ही रेफर करेंगे। सुबु जो है वो थे नंबर 2। नंबर 2 माने नंबर 1 जो थे वो हमारे ऑथर थे, नंबर 2 जो थे वो कोठामंगलम सुबु और सिंपली सुबु थे। वाई वील जस्ट रीड इट राइट नाउ। तो बताया जा रहा है ऑल द एंगर वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Subbu. Subbu was number 2 at Gemini Studios. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, so these things also you should keep in mind. तो अब हमें क्लियरली पता चलता है कि हमारा जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का, उन्हें सुबह से कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हें सुबह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। Now this word woes has been used here. What does this mean? woes का मतलब होता है great sorrow और distress, and ignominy का मतलब होता है public shame। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं हमें क्लियरली कि ऑफिस बॉय को सुबह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। On the contrary, he must have had to face more Okay, he couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. So now, बात हो रही है सुबु के बारे में। तो सुबु जो है बताया जा रहा है कि जब सुबु एक आर्टिस्ट थे या सुबु अपने टाइम में जब जॉब ढूंढ रहे थे, तब मार्केट में ज़्यादा जॉब्स नहीं थी, या तब मार्केट में ये फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, प्रोड्यूसर्स नहीं थे, तो इसीलिए उनको उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई होगी जॉब ढूंढने में। बट ऑफिस बॉय के हिसाब से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उन्हें लगता है ये तो बहुत ज़्यादा लकी हो गए कि इन्हें ऐसी मतलब ही थिंग्स केम इजी टू हिम, ऑफिस बॉय के हिसाब से। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओके, इवन इन द ओके दिस वी हैव रेड बाय okay, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. क्या बोला जा रहा है हमें कि यहाँ पर सुबु जो है
क्योंकि वो सुबु एक ब्राह्मण थे एंड इंडिया में हिंदू कल्चर है पूरा, हमें पता है मोस्टली मेजॉरिटी हिंदू कल्चर है, तो वो ब्राह्मण थे तो इसीलिए ऑफिस बॉय को यही लगता था कि क्योंकि वो ब्राह्मण है इसीलिए उनको सब कुछ इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हैं सुबु के बारे में। एंड इस पूरे हमें कॉन्टेक्स्ट से ये समझ में आता है कि जो हमारे ऑफिस बॉय हैं उनको सुबु बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं थे। मीन्स दैट ही हैड सम प्रॉब्लम और सम इश्यूज बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, बिकॉज ही वॉज नंबर 2, वो बॉस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रहते थे, दैट इज़ वाई ही डिड नॉट लाइक सुबु. So rest of the part of the chapter we are going to take up in our next video. Till then, keep watching.